चलो देखो पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है बच्चों कि किसी लाइट का पोलराइज्ड हो जाना, ठीक है, अनपोलराइज्ड का। जैसे अगर हम सबसे पहले लाइट की बात करें तो लाइट क्या है, वेव नेचर की। अब डुअल नेचर है, पार्टिकल और वेव दोनों। अभी हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ रहे हैं, उसका वेव नेचर के नेचर पढ़ रहे हैं, वेव। तो वेव में हमने पढ़ा है कि वेव हमारी टू टाइप्स की होती है। वेव की अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट का कैसे नेचर है, वेव। और वेव की अगर हम बात करें तो वेव जो है वो हमारी टू टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? एक होती है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल वेव। यही तो है। अब आप ये बताइए, चलिए, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल में डिफरेंस क्या है? ये वो वेव है जिसमें वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपगेशन होते हैं, और ये वो वेव है जिसमें वाइब्रेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन होते हैं। यही तो है, ठीक है। तो हमारे पास जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है वो समझ लीजिए आप पहले क्या, फिर आपको समझ जाएंगे कि क्या होता है पोलराइजेशन। देखिए, अनपोलराइज्ड लाइट, जब किसी लाइट के पार्टिकल, जैसे मान लीजिए यहां पर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, ठीक है, और ये जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट कर रहा है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, जितनी इसके पास डायरेक्शन हो सकती है पॉसिबल वो, ठीक है। ये इसमें ऐसे ये क्रॉस मैंने सर्कल बना दिया, सर्कल नहीं ये वाला डॉट, ठीक है। डॉट का मतलब आउटवर्ड, ठीक है। इस तरीके से ये कर रहा होगा वाइब्रेशन। तो ये इस इतनी डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। तो अब आपके पास ये जो लाइट कहलाएगी, ये कहलाएगी अनपोलराइज्ड लाइट। क्या कहलाएगी? अनपोलराइज्ड लाइट। अब इसी को हमने क्या किया, कोई ऐसा सिस्टम यहां लगा दिया कि इसके और जो वाइब्रेशन थे वो कैंसिल हो जाएं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन का वाइब्रेशन बचे, ठीक है, एक डायरेक्शन का। तो ये फिर कहलाएगी आपकी पोलराइज्ड लाइट। जैसे मान लीजिए क्या है कि इसी को हमने यहां पर क्या किया, जैसे मान लो ये वाइब्रेशन जा रहे हैं, एक कोई चीज ऐसे ऐसे घूमती हुई जा रही है, ठीक है, और आपने यहाँ इस तरीके से हाथ लगा दिया है, ये चीज ऐसे जा रही है कि इससे पास हो पाएगी? नहीं। अगर कोई ऐसे ऐसे जा रही है तो इससे पास हो पाएगी क्या? और कोई ऐसे ऐसे जा रही है तो इससे पास हो पाएगी? हो जाएगी ना। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर एक इसी तरीके से स्लिट टाइप की स्ट्रक्चर लगा दी, ठीक है। ये हमने स्ट्रक्चर लगा दी। अब बताइए इससे कौन से वाइब्रेशन पास होंगे? जो परपेंडिकुलर है इस डायरेक्शन में, यहां वाले, ये ऐसे पास हो जाएंगे वाइब्रेशन, बाकी सारे ब्लॉक हो गए। तो ये हमारी कहलाती है अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। और ये क्या है आपके पास, पोलराइज्ड लाइट, ठीक। अब आप ये देखिए, डिफरेंस समझ आया पोलराइज और अनपोलराइज लाइट में? अनपोलराइज लाइट जिसमें पार्टिकल क्या हो, जिसमें बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो, मतलब डायरेक्शन में वाइब्रेशन का मतलब ज्यादा का मतलब डायरेक्शन से लेकर, ठीक है, कि आपका जो वाइब्रेशन है वो इस साइड भी हो रहा होगा, ऐसे भी हो रहा होगा, और इधर भी हो रहा होगा, ठीक है, जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन है उसके पास वो वाइब्रेशन करेगा। लेकिन आपने कोई ऐसी सिस्टम लगा दिया जिसकी हेल्प से आपने और वाइब्रेशन तो कैंसिल कर दिए, एक ही वाइब्रेशन में उसको रखा, ठीक है, सिर्फ एक वाइब्रेशन पास हो सकता था, वो पास हुआ, और वही हमारा क्या कहलाया, पोलराइज लाइट। जरूरी नहीं अब ये ऐसे ही हो सकता है ये ऐसे आप लगा देते तो ऐसे वाला वाइब्रेशन पास होता, ये वाला, ठीक है। आप ऐसे करके लगा दे तो ये वाला पास हो रहा होता। तो एक वाइब्रेशन पास होगा और वही हमारी क्या कहलाएगी, पोलराइज लाइट, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि जो पोलराइजेशन हुआ वो किस वेव का हुआ? कौन सी वेव आपको नजर आ रही है यहां पर? ट्रांसवर्स वेव। कौन सी वेव? हाँ, तो जो पोलराइजेशन है वो ट्रांसवर्स वेव में ही पॉसिबल है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें पॉसिबल नहीं है, ओनली ट्रांसवर्स वेव में पॉसिबल होता है पोलराइजेशन, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव में आपको पता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन परपेंडिकुलर होती है वाइब्रेशन की। तो वही हमने क्या किया कि ये डायरेक्शन रखी है वेव प्रोपगेशन की, और जितने पॉसिबल वाइब्रेशन थे वो हमने यहाँ पर शो कर दिए, ठीक है।
इसको हम बोलते हैं अनपोलराइज लाइट। अब क्या किया आपने, यहाँ पर डिवाइस मतलब सिस्टम का यूज किया, स्लिट का। इस स्लिट को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये इस स्लिट का काम है अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो जब अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में इसने कन्वर्ट किया तो ये कहलाया पोलराइजर। क्या कहलाया ये, इस स्लिट को हम कहते हैं पोलराइजर। ठीक है, पोलराइजर। ठीक है, ये हमारे पास है पोलराइजर, जिसने अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट किया। क्लियर इतना। इसके बाद आपको अगर इसकी एनालिसिस करनी है तो एक और आप स्लिट लगा दो, तो उसको हम बोलते हैं एनालाइजर। वो एनालिसिस करेगा इस चीज की, वो क्या कहलाएगा, एनालाइजर। ठीक है, अगर आपने इसकी स्टडी कर मतलब इसको चेक करना है तो चेक करने के लिए एक और स्लिट यहाँ पर आपने यूज कर लेनी है। तो यहां से सिर्फ यही वाले वाइब्रेशन पास हो पाएंगे जो आ रहे हैं। इसमें और इसमें जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री का। दोनों मतलब पैरेलल खड़े होंगे एक साथ। ठीक है, तो यहां पर आपके पास ये कहलाया एनालाइजर, क्योंकि आपने इसकी एनालिसिस की यहां पर। क्लियर इतना। ये बना हुआ किसका होता है, ये होता है टॉर्मलाइन क्रिस्टल का। ठीक है, ये टॉर्मलाइन क्रिस्टल। हम्म, टॉर्मलाइन। ठीक है, स्लिट। तो ये हमारा पोलराइजर और ये एनालाइजर। अब देखिए, और जब यहां से लाइट आ रही थी तो इसमें जो पार्टिकल थे वाइब्रेशन क्या थे आपके, इस साइड भी हो रहे थे, इधर भी हो रहे थे, जो भी पॉसिबल डायरेक्शन थी हो रहे थे। आपने जब इसकी एनर्जी को क्या किया यहां पर, भाई वाइब्रेशन को रोका तो एनर्जी को तो रोकना हुआ यहां पर, बाकी जो पॉसिबल डायरेक्शन थी उसमें ही वाइब्रेट करता हुआ निकल गया। तो इसका मतलब इंटेंसिटी में फर्क पड़ेगा। तो अगर अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी, अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है, तो पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी जो पोलराइजर के थ्रू होती है वो हो जाती है आई नॉट अपॉन 2। हाँ, हाफ हो जाती है। क्या हो जाती है, हाफ। ये ध्यान रखना हमेशा, पोलराइजर के थ्रू जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, हाफ। ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, अच्छा ये दोनों क्या है, अभी सेम है। तो जितनी आ रही है वो 100% यहाँ से पास हो रही है। तो अभी आप देखोगे तो ये आपकी यही रहेगी आई नॉट बाई 2। अभी तो सेम होगी। अगर जैसे इनके बीच का एंगल चेंज होता है तो कुछ ना कुछ इंटेंसिटी चेंज होगी यहाँ पर। ठीक है, उसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ बैलेंस। वो बताएंगे कि उन्होंने बताया था किस रेट से यहाँ पर डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। ठीक है, कम होगी मतलब। अभी हम देखते हैं इसके बाद। बोलो यहां तक क्लियर है, ये समझ आ गया। तो ये कहलाता है आपका पोलराइजर, किसी अनपोलराइज लाइट को पोलराइज करना। ठीक है, इसका यूज आप इजिली देख सकते हैं, जैसे कि हमारे जो कार है या बाइक है, कार के हेडलाइट में पोलराइजर का यूज किया जाता है। तो डिफरेंस इसका यही, जैसे मान लो आपसे बोला जाए कि कार और एक बाइक कि अगर हेडलाइट को ऑन करें तो किसकी ज्यादा दूर तक जाती है, कार की। क्यों, क्योंकि वहां पर पोलराइजर का यूज किया गया है। ठीक है, हमने जो वाइब्रेशन थे वो ज्यादा डायरेक्शन में थे, उसको क्या किया, कट करके एक डायरेक्शन प्रोवाइड करा दी, तो वो स्ट्रेट एक ही डायरेक्शन में ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर पाते हैं। और बाइक की जो हेडलाइट है उसमें पोलराइजर नहीं होता लगा हुआ। जब पोलराइजर लगा हुआ नहीं है तो वो जितनी डायरेक्शन है सब में फैलेगी, तो उसकी रोशनी फैल ज्यादा जाती है, दूर तक कम जाती है। और कार्स की रोशनी क्या होता है हेडलाइट में, कि वो फैलेगी कम लेकिन दूर तक जाती है। यही फर्क है उन दोनों में। समझ में आ गया कि उसमें पोलराइजर लगा हुआ होता है कार की हेडलाइट में, बाइक की हेडलाइट में पोलराइजर नहीं होता। ठीक है, चलो लॉ ऑफ बैलेंस देख लेते हैं। देखिए, लॉ ऑफ मेरिस क्या कहता है, इन्होंने बोला कि जो यही वाला डायग्राम हमारा, ठीक है, यही डायग्राम यहां पर है। अगर एक अनपोलराइज लाइट, ठीक है, ये हमारी अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी,
ये हमारे पास पोलराइजर, जहां से सिर्फ ये वाले वाइब्रेशन पास होंगे। क्लियर इतना? तो ये हमारी आई पी कहलाएगी, पोलराइज इंटेंसिटी। ठीक है, अब आपने क्या किया कि इसी डायरेक्शन से कुछ एंगल पर, इस डायरेक्शन से कुछ एंगल पर आपने क्या किया, एनालाइजर लगा दिया एंगल पर। हाँ ठीक है, ठीक है। अभी जो वाइब्रेशन थे वो वर्टिकल थे आपके, वाइब्रेशन थे वो कैसे थे, वर्टिकल। अब ये बताइए वर्टिकल वाइब्रेशन यहाँ ब्लॉक हो जाएंगे, बोलो होंगे कि नहीं? लेकिन जो पॉसिबल इंटेंसिटी है वो यहां से पास होगी, तो यहां से जो भी इंटेंसिटी पास होगी वो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है cos स्क्वायर थीटा की, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मेलस। इट इज स्टेट दैट इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एनालाइजर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ cos ऑफ एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर। तो ये पोलराइजर की डायरेक्शन है और ये एनालाइजर की, और इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा। ठीक है, ये डायरेक्शन जो डॉट डॉट बनाई वो किसकी है, पोलराइजर की, और ये वाली डायरेक्शन किसकी है, एनालाइजर की। तो इनके बीच में जो एंगल है वो क्या है, थीटा। तो इट स्टेट दैट इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिस थ्रू एनालाइजर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कॉस ऑफ एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर। क्लियर इतना? एंड जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो क्या आएगा आपके पास, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो इंसिडेंट है, जो आ रही है, और वो कौन सी है, पोलराइजर की। ठीक है, तो यहां पर अगर हमारे पास मान लीजिए आई नॉट है तो ये कितना होगा, आई नॉट अपॉन टू। तो यहाँ कितना आएगा, आई नॉट अपॉन टू। ठीक है, फिलहाल हम इसको मान लेते हैं इसे, अभी इधर कोई इंटेंसिटी नहीं लिखेंगे, समझने के लिए सिर्फ ये लिख लेते हैं कि आई पी बराबर आई नॉट है। कितना है, आई पी बराबर आई नॉट, तो ये कितना हो जाएगा, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा कहलाता है लॉ ऑफ मेलस। क्लियर इतना? बात समझ में आ रही है? क्लियर इतना? ये हो गया। अब इसी तरह हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ये है, जैसे पोलराइजर है, ये ऑर्डिनरी लाइट को स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं कर रहा ना, एक एंगल भी तो मोड़ रहा है, क्योंकि एनालाइजर भी एक एंगल पे शिफ्ट है, तो एंगल से ये वाला क्या बोल रहे हो, फिर से बोलना। लाइट है, हाँ ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट की, हाँ इसे एक एंगल पे मोड़ रहा है ना, हाँ स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं कर रहा, आपने स्ट्रेट लाइन बना दी है यहाँ पर, ये नहीं, ये वाली जो पोलराइजर लाइन निकल रही है, हाँ ये वाली, हाँ हाँ स्ट्रेट लाइन बना दी है, हाँ और स्ट्रेट है नहीं, हाँ क्योंकि ऐसा है ना, ये वाले वाइब्रेशन पास हो रहे हैं सिर्फ, हाँ, यही तो ये मैंने दिखाए सिर्फ आपको, सही है, एनालाइजर से निकलेंगे ये वाले, हाँ किसी एंगल पे रहेंगे, किसी एंगल पर शिफ्ट नहीं हो जाएंगे। जैसे देखो ये ऐसे समझो आप, ये क्या एनालाइजर, ये सॉरी पोलराइजर, और ये एनालाइजर। अब यहाँ से ये वाइब्रेशन आ रहे थे तो ये वाइब्रेशन यहाँ से भी जा रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन अभी भी यही है, सही है। अब क्या होगा कि हमने इसको थोड़ा सा ये कर दिया है इस डायरेक्शन में, एनालाइजर को। अब जो वाइब्रेशन पहले 5 सेंटीमीटर था उतना नहीं हो पाएगा, कितना हो पाएगा, 4 हो पाएगा, 4 हो गया, सही है। तो इसलिए इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। किस रेट से कम होगी, तो वो आपके पास आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एनालाइजर जो लाइट है उसे थोड़ा मोड़ देगा जिस एंगल पे एनालाइजर झुका हुआ है। हाँ जैसे ये एनालाइजर है ना, तो जो पूरी इंटेंसिटी तब मिलेगी लाइट की जब सेम हो, तो 100% जो यहाँ एम्पलीट्यूड था वो यहाँ एम्पलीट्यूड होगा वाइब्रेशन का, वो निकल जाएगा। लेकिन जब आप ऐसे करोगे इसको थोड़ा सा टिल, तो अब क्या होगा, सेम वाइब्रेशन पास हो पाएगा क्या इससे, नहीं, क्योंकि उसके बाद उतना गैप ही नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या होगा, कुछ ना कुछ इंटेंसिटी फर्क देखने को मिलेगा, और वो क्या होगी, कॉस स्क्वायर के रेट से चेंज होगी। हाँ बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं ना, हाँ ये क्योंकि जो यहाँ से आ रही है मैक्सिमम तो इतनी पास हो सकती है, मैक्सिमम इतनी पास हो सकती है, इसके अलावा क्या होगा, कम ही होगी सिर्फ। हाँ ठीक है, ये इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के लिए देखो क्या कि जैसे मान लो आपके पास ये जो सोर्स है यहाँ से अनपोलराइज्ड लाइट, जिसकी इंटेंसिटी कितनी है, आई, ठीक है, आई नॉट मान लेते हैं, और यहाँ पर एक पोलराइजर है और ये आपका एनालाइजर है। ठीक है,
यहां से 60 डिग्री पर। क्लियर इतना? कह रहा है कि यहां की इंटेंसिटी बताइए। आई एनालाइजर क्या होगी? इंटेंसिटी पासिस थ्रू एनालाइजर। हम्म हम्म बोलिए क्या होगी? पीछे बोलिए। आया कुछ? भाई क्या आएगा यहाँ पर? इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 हो जाएगी। सही है। और ये क्या होती है आपकी? आई पी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो है। और आई पी कितना है? आई नॉट अपॉन 2। ये हो जाएगा आई नॉट अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है बताइए? 60 डिग्री, 30 डिग्री। भाई ये है ना पोलराइजर, ये एनालाइजर, इनके बीच का एंगल कितना? 30। ये आएगा 30। तो ये हो जाएगा आई नॉट अपॉन 2 कॉस स्क्वायर 30। कॉस 30 की वैल्यू √3/2, स्क्वायर करेंगे 3/4, कितना आएगा? हाँ, तो 3/8 आई नॉट, ये आपकी इंटेंसिटी है एनालाइजर से। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देखिए क्या है। ये सोर्स है आपका, मतलब ये आई अनपोलराइज, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है। सही है। ये पोलराइजर, ये ए पोलराइजर है, ये बी पोलराइजर है। ठीक है। कह रहा है फर्स्ट पॉइंट, इनिशियली इंटेंसिटी पासिस थ्रू बी, इंटेंसिटी पासिस थ्रू बी इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2। ये है, समझे आप? मतलब ए और बी में क्या एंगल है हमें दिया नहीं है। बात समझ में आ रही है? मैंने आपको सिर्फ यहाँ ये बता दिया कि यहाँ एक पोलराइजर है जो बी है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एक एनालाइजर है, ये तो चलो बना ही देते हैं कि होता ही यही है। ठीक है, ये है, इस पॉइंट पर एक पोलराइजर है जो बी है, इससे पासिस होने वाली इंटेंसिटी क्या है? आई नॉट अपॉन 2। क्लियर इतना? इस पॉइंट पर है, अब किस डायरेक्शन में होगा ये आप खुद सोचना। क्लियर इतना? नहीं, ये ए पोलराइजर है, ये बी पोलराइजर, होते सारे पोलराइजर हैं, वो एनालिसिस करते हैं इसलिए एनालाइजर बोल देते हैं, है ना? पोलराइड भी बोलते हैं, पोलराइड क्या बोलते हैं इनको? पोलराइड। सेकंड पॉइंट इसी में क्या है? इफ थर्ड पोलराइजर सी प्लेस्ड बिटवीन A and B, then IB becomes I नॉट अपॉन 8। तभी कितना हो जाता है? इतना हो जाता है। ठीक है, फाइंड एंगल बिटवीन A एंड C। ए और सी के बीच का एंगल बताइए क्या होगा? क्वेश्चन समझ गए? फिर समझा देता हूं एक बार देख लो। आपके पास दो पोलराइड दिए हुए हैं, ठीक है, एक सोर्स दिया है जिससे अनपोलराइज इंटेंसिटी आई नॉट है। कह रहा है कि दो पोलराइजर हैं यहां पर रखे हुए ए और बी, तो बी से पास होने वाली की जो इंटेंसिटी है वो कितनी है? आई नॉट अपॉन 2, अनपोलराइज लाइट की हाफ। ठीक है, ये। अब इसके बाद ये कह रहा है कि जब हमने एक थर्ड पोलराइड सी दोनों के बीच में लगा दिया, ए और बी के बीच में रख दिया, तब जो आई बी से इंटेंसिटी पहले आई नॉट अपॉन 2 थी वो कितनी हो गई है? आई नॉट अपॉन 8 हो गई है, थर्ड पोलराइड रखने के बाद इन दोनों के बीच में। अब बताइए ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा?
सॉरी ए और सी के बीच का एंगल, कि हमने कितने एंगल पर इसको रखा होगा। ठीक है, जल्दी बताइए। चलो देखो, देखो ए और बी, ये बताओ यहां से पास होने वाली इंटेंसिटी कितनी है, आई नॉट अपॉन, ये तो हमेशा यही रहेगी। अगर आई बी से भी इतनी इंटेंसिटी पास हो रही है जब हमने सी को नहीं लगाया है, तो इसका मतलब ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल, इनके बीच में कोई एंगल नहीं, 0 डिग्री है। क्लियर इतना, ये बात कंफर्म हो गई कि अब ये दोनों ऐसे ही हैं। ठीक है, अब आपसे बोला गया है कि हमने सी पोलराइजर लगाया, अब इंटेंसिटी इतनी आ रही है, तो इसका मतलब जो सी लगाया होगा वो ए से कुछ एंगल पर लगाया होगा, तो यहां लगा दिया मान लो हमने सी, सही है, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। बोली होगा क्या नहीं, सही है, ये एंगल क्या हो गया, थीटा। तो अब ये थीटा ए के साथ भी है और बी के साथ भी है, बोली है कि नहीं। अब आप ये बोलिए यहां से इंटेंसिटी जो आ रही है वो आई नॉट अपॉन 2 आ रही है, और यहां से आई सी जो आएगी वो कितनी होगी, आई नॉट अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो होगी। बताइए आई भी कितनी होगी अब सेकंड केस में, आई भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाँ आई सी कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो होगा। और आई भी दिया है आपको आई नॉट बाई 8, तो हमने यहां लगा दिया आई नॉट अपॉन 8, और आई सी कितना है, ये रहा आई नॉट अपॉन 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो हुआ यार, होगा कि नहीं होगा। देखो आप, आई नॉट कैंसिल, आई सी की वैल्यू क्या होगी, यही तो होगी ना, ये तो वो हमने पुट की यहां पर। ठीक है, आई नॉट कैंसिल, 2 से कट करेंगे 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा की पावर 4 इक्वल टू 1/4, तो कॉस थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट करेंगे तो 1/2 बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, फिर से स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा 1/√2, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहां पर 45 डिग्री। ठीक है, नोट कर लो। ब्रूस्टर एंगल, इसको एंगल ऑफ पोलराइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, जेड से बना दो या एस से बात आएगी, ठीक, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, ब्रूस्टर एंगल, एंगल ऑफ पोलराइजेशन भी कहलाता है। ठीक है, देखिए ये क्या है, जिसे आपके पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ट्रांसपेरेंट सरफेस मान लो, ठीक है, जहां रिफ्लेक्ट भी हो और रिफ्लेक्ट भी हो। ठीक है, जैसे हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, तो वो रिफ्लेक्ट करेगी लाइट को या रिफ्लेक्ट करेगी, दोनों, ग्लास स्लैब, तो वो रिफ्लेक्ट करेगी रिफ्लेक्ट करेगी दोनों। ठीक है, तो हमने एक ऐसी सरफेस ले ली जहां से रिफ्लेक्शन भी देखने को मिले और रिफ्लेक्शन भी। ये मीडियम 1 होगा आपका और ये मीडियम 2, सही है। एक यहां से अनपोलराइज लाइट आ रही है, ये जो लाइट है वो अनपोलराइज्ड है। ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट, ये आ रही है आपके पास। ठीक है, अब अनपोलराइज लाइट जब यहां आई तो यहां पर सबसे पहला काम भाई नॉर्मल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को मार्क किया। ठीक है, और यहां पर क्या देखने को मिला आपको, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, तो जो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन देखने को मिला, मान लीजिए ये हमारा रेयरर है और ये हमारा डेंसर, तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगी, ये रे ऐसे बेंड कर गई यहां पर। ठीक है, और सेम एंगल पर क्या होता है, रिफ्रैक्शन, तो यहां से आपके पास ये रिफ्रैक्शन देखने को मिला। ठीक है, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने इसका चेंज किया,
हमें एक ऐसा एंगल मिला जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर रिफ्लेक्टेड रे कैसी हो जाती है आपकी, पोलराइज्ड। एक पर्टिकुलर एंगल पर। हाँ, एक एंगल पर रिफ्लेक्टेड रे कैसी हो गई आपकी, पोलराइज्ड हो गई। मतलब ये अनपोलराइज लाइट थी, ये पोलराइज्ड बन गई। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन या फिर ब्रूस्टर एंगल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर रिफ्लेक्टेड रे क्या बन जाए आपकी, ठीक है। और दूसरी कंडीशन इसकी ये भी है कि जब ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन पर होती है उस वक्त रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे कैसी होती है, परपेंडिकुलर। कैसी होती है, परपेंडिकुलर। ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे ये अनपोलराइज रहती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पहली कंडीशन क्या बनी इसकी कि ऐसा एंगल जिस पर रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाए, पोलराइज्ड। या हम ये भी बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों कैसी हो, नॉर्मल। ठीक है, तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ पोलराइजेशन या फिर ब्रूस्टर एंगल। क्लियर है इतना? अब आप यहां कंडीशन ये देखिए कि जो आर एंगल है, एंगल आई, जिसको हम आई पी बोल रहे हैं, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ पोलराइजेशन पर ये दोनों कैसे हो गए, 90 डिग्री हो गए कि नहीं? इसका पूरा सम कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको भी हम आईपी कर लेते हैं, बोलो कर ले क्या, ये आईपी और ये आईपी, तो ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाएगा। तो अगर हम यहां से देखें कि एंगल आर क्या होगा, तो एंगल आर देखिए आईपी प्लस 90 प्लस आर बराबर 180 डिग्री होगा। भाई यहां से सम करेंगे, ये 90 डिग्री है, तो आर बराबर कितना आएगा, 90 माइनस आईपी। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ तो क्या आएगा बताइए, साइन आईपी अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होगा, साइन आईपी अपॉन साइन आर, मीडियम 1 2, हाँ क्या आएगा, म्यू टू विद रिस्पेक्ट टू 1, यही तो आएगा। ठीक है, ये हमारी एयर है, ये डेंसर कोई मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा, तो ये हमारा म्यू हो जाएगा। क्लियर इतना? साइन आईपी क्या हो जाएगा, साइन आईपी आईपी रहेगा, और साइन आर क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी, 90 माइनस, हाँ, तो साइन 90 माइनस आईपी क्या हो जाएगा बच्चों, बोलिए, कॉस, कॉस आईपी, और साइन अपॉन कॉस क्या कहलाता है, टेन। टेन आईपी इज इक्वल टू म्यू, टेन आईपी इज इक्वल टू म्यू। क्लियर है इतना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल आ गया। आईपी क्या आपका, एंगल ऑफ पोलराइजेशन या फिर ब्रूस्टर एंगल। ठीक है, अब ये किसकी सिमिलर है, किसके सिमिलर है, ये कुछ याद आया नहीं, नहीं, ये फॉर्मूला किसके सिमिलर है, कुछ याद आया कि नहीं? अरे फ्रिक्शन पढ़ा है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है ना, टेन थीटा इक्वल टू म्यू। भूल गए इतनी जल्दी? एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यही तो है। ठीक है, दोनों सेम ही फॉर्मूले हैं। क्लियर है इतना? चलो नोट कर लो, इसी पर बेस क्या आएगा क्वेश्चन आपका। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा देखिए, इफ अनपोलराइज्ड लाइट निकल जाओ, स्टैंड नहीं लेना, if unpolarized light enters
फाइंड ब्रूस्टर एंगल। गेट हो रहा है वो चलो इधर देखो, इफ अनपोलराइज्ड लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास फाइंड ब्रूस्टर एंगल। ठीक है, तो एयर से कहां जा रही है, ग्लास में, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है भाई, फॉर्मूला तो ये लगाएंगे, tan आई पी बराबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू, और म्यू की वैल्यू क्या हो गई, हाँ 1.5, 3/2 होता है नहीं होता है, tan इनवर्स 3/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/2। ठीक है, ये आपका आंसर हो, क्लियर।